नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम आंध्र प्रदेश में 2022 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 1, ए परचेज्ड 100 pencil for ₹1000 and sold 50 pencil for ₹12 each, 25 pencil for ₹10 each, and the remaining pencil for ₹8 each. What will be his percentage of profit or loss? ए ने 100 पेंसिलें 1000 रुपये में खरीदी और 50 पेंसिलें 12 रुपये प्रत्येक के लिए, 25 पेंसिलें 10 रुपये प्रत्येक के लिए और शेष पेंसिलें 8 रुपये में बेची। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या दिया है यहाँ पे गिवन, हमें यहाँ पे बोला कि जो टोटल पेंसिल है हमारे पास वो कितनी है 100। तो लिख लेते हैं टोटल पेंसिल इज इक्वल टू 100। और क्या बताया हुआ है यहाँ पे, टोटल परचेज कॉस्ट भी बताई हुई है 100 पेंसिल की, वो कितनी है? तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल परचेज कॉस्ट किसकी? 100 पेंसिल की, वो कितनी है हमारे पास? 1000 रुपीज। और अब हमने क्या निकालना है? टोटल सेलिंग प्राइस निकालना है। तो लिख लेते हैं टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, क्या क्या बताया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, बोला कि जो 50 पेंसिल है उसे 12 रुपये में बेचा गया, मीन 12 रुपीज़ ईच। एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 12 रुपये। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 पेंसिल जो है उसकी 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? 12 रुपीज़, प्लस आगे 25 पेंसिल है तो 25 पेंसिल में से एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो 25 मल्टीप्लाई 10, तो ये 25 पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पे 50 पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी। और प्लस में और 25 पेंसिल के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, बोला जो बची हुई पेंसिल, अब देखो 50 पेंसिल कंप्लीट होगी, 50 प्लस 25 कितने हो गए? 75। अब कितनी पेंसिल रिमेनिंग बची हमारे पास? 25। बोला जो बची हुई पेंसिल है उनका ईच कॉस्ट जो है वो कितनी है? 8 रुपीज़। तो बची हुई पेंसिल कितनी है? 25। तो 25 मल्टीप्लाई 8, तो इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये कितना है? 50 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 600, प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 250, प्लस 25 एट द 200 इज इक्वल टू, इन तीनों को सम करेंगे तो सम करके आ जाएगा हमारे पास 1050 रुपीज़। तो जो हमारे पास टोटल परचेज्ड कॉस्ट है वो कितनी है? 1000 रुपीज़। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास? 1050 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो निकाल लेते हैं हम। तो प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास? 1050 रुपीज़, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना? 100 पेंसिल का 1000 रुपीज़। तो इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास? 50 रुपीज़ का 50 रुपीज़, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब बोला यहाँ पे व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000 मल्टीप्लाई 100%। अब कैंसिल आउट करेंगे, 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल, 1 0 के साथ ये 0 कैंसिल। तो हमारे पास कितना आ गया? प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ हमारे पास? इज इक्वल टू 5%। 5%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 3, X invested ₹10,000 in fixed deposit for 2 years and earned an interest of ₹700. What will be percent of interest per annum? तो यहाँ पे हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ हमें? प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 10,000 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। और क्या बताया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट भी हमें दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 700 रुपीज़। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ये हमने फाइंड करना है।
ओके, तो नाउ अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100। अब यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट भी पता है, प्रिंसिपल भी पता है, टाइम भी पता है, तो हमने फाइंड क्या करना है? यहाँ पे रेट को हमने फाइंड करना है। तो रेट को यहीं पे रहने देंगे, बाकी सारे के सारे को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इम्प्लाइज दैट रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई, ये हमारे पास डिवाइड में था 100, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के साथ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय, जो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके क्या हो जाएंगे? डिवाइड। तो आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। नाउ हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 2 ईयर। अब यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे 40 ऊपर, नीचे 40 कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बच गया हमारे पास? रेट 7/2%। अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास पर एनम? 3.5%। क्वेश्चन नंबर 4, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 8%. If the present population is 20,000, then after 2 years it will be what? एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो 2 वर्ष बाद यह कितनी होगी? तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन बताई हुई है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है? प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 20,000। कितनी बताई हुई है प्रेजेंट पॉपुलेशन? 20,000। और क्या बताया हुआ है यहाँ पे? बोला कि एवरी ईयर कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? 8%। एवरी ईयर पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी इंक्रीज हो रही है? 8%। नाउ आफ्टर 1 ईयर तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? देख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू मीन्स हर 1 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है? 8%। तो हमारे पास जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है? 20,000। अब 1 साल में कितनी हो रही है? 8%। तो प्रेजेंट के ऊपर ही हो रही होगी 8%, तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 8% ऑफ 20,000। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो आएगा 20,000 प्लस 8/100 मल्टीप्लाई 20,000। यहाँ से 20 के साथ 20 कैंसिल होगी और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 20,000 प्लस 1,600 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास 21,600। तो ये आ गई हमारे पास पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। नाउ अब पॉपुलेशन निकालेंगे हम आफ्टर 2 ईयर, तो फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन ये आ गई, तो लिख लेते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन आफ्टर सेकेंड ईयर। तो कितनी हो जाएगी हमारे पास? फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन हमने निकाल ली, अब सेकेंड ईयर में भी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है? 8%। तो यहाँ से अब निकाल लेते हैं हम पॉपुलेशन ऑफ आफ्टर सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 21,600 प्लस कितनी इंक्रीज हो रही है? 8%। तो 8% ऑफ, अब ना सेकेंड ईयर में हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या आ जाएगी? यही आएगी 21,600। तो 8% भी इसी के ऊपर इंक्रीज हो रही होगी, तो 8% ऑफ 21,600। तो अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू 21,600 प्लस 8/100 मल्टीप्लाई 21,600। 20 से 20 कैंसिल, अब इज इक्वल टू 21,600 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 216 मल्टीप्लाई 8 तो 1,728। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा 23,328। तो हमसे क्या पूछा हुआ था कि पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 23,328। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 23,328।
क्वेश्चन नंबर 5, Z earned ₹150 as a profit by selling 20 kgs of onion. He sold 10 kg of onions for ₹30 per kg, 5 kg of onion for ₹40 per kg, and remaining for 25 per kg. What is his purchase cost per kg? Z 20 किलो प्याज बेचकर 150 रुपये लाभ कमाता है। उन्होंने 10 किलो प्याज 30 रुपये प्रति किलो, 5 किलो प्याज 40 रुपये प्रति किलो और शेष 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा। उसकी प्रति किलो खरीद लागत क्या है? तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि 20 kg अनियंस है और उसे अलग अलग प्राइस के ऊपर बेचा जा रहा है और उसके ऊपर टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 150 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे? 150 रुपीज़। कब? जब वो 20 kg अनियंस को डिफरेंट प्राइस के ऊपर सोल्ड कर रहा है। नाउ अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब 20 kg अनियंस है, उसमें से 10 kg अनियंस को उसने 30 रुपये पर kg के हिसाब से बेचा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 kg अनियंस को कितने रुपए के हिसाब से बेचा? 30 के हिसाब से, और प्लस 5 kg अनियंस बेचे उसने 40 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। 5 kg अनियंस मल्टीप्लाई 40, तो 1 kg अनियन की कॉस्ट है 40 रुपीज़, तो 5 की कितनी आ जाएगी वो आ गया, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। प्लस अब जो रिमेनिंग बचा है हमारे पास टोटल कितने केजीज अनियन है? 20, तो 10 kg यहाँ पे यूज़ हो गए, 5 यहाँ पे, 10 + 5 15, कितने बचे? 5 kg। तो रिमेनिंग जो बचे हैं उसे कितने रुपए के हिसाब से बेचा गया? 25 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। तो 5 रिमेनिंग कितने बचे? 5 kg, तो 5 को कितने के हिसाब से बेचा? पर kg के हिसाब से 25, तो मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ से हम टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो 300 + 200 + 125, तो इन सभी को सम किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 to 5 + 1 625 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस। और हमें क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास कितना प्रॉफिट हो रहा है? 150 रुपीज़ का। तो हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी हमारे पास? 20 kg अनियंस की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और इसमें से हम प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है? 625 माइनस प्रॉफिट कितना हो रहा है? 150, तो इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास 5, 12 - 5 7, और 5 - 1 4, 475 रुपीज़। ये था हमारे पास कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ अब हमसे पूछा हुआ कि व्हाट इज द परचेज कॉस्ट पर केजी। तो परचेज कॉस्ट क्या होगी पर केजी के हिसाब से? तो निकाल लेते हैं। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 kg है तो हम डिवाइड कर देंगे 475 को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ, तो हमारे पास फिर आ जाएगा परचेज कॉस्ट पर केजी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg अनियन इज इक्वल टू, तो टोटल प्राइस कितना आ गया हमारे पास? कॉस्ट प्राइस 475 डिवाइडेड बाय कितने केजी अनियन है? 20 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू, इन सभी को कैंसिल आउट करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 23.75 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 23.75 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6, the average score of a cricketer for the last 10 matches is 61 and the average of last 5 matches is 74. Then what is the average of first 5 matches? पिछले 10 मैचों में एक क्रिकेटर का औसत स्कोर 61 है और पिछले 5 मैचों का औसत 74 है। तो पहले 5 मैचों का औसत क्या होगा? तो यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या बताया हुआ है? एवरेज ऑफ लास्ट मैचेस बताया हुआ है। तो एवरेज स्कोर ऑफ लास्ट 10 मैचेस इज इक्वल टू कितना बताया हुआ है? 61। तो यहाँ पे एवरेज बताया हुआ, तो टोटल स्कोर निकाल लेते हैं लास्ट 10 मैचेस का। टोटल स्कोर ऑफ लास्ट 10 मैचेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 × 61 इज इक्वल टू 610 रन।
तो मीन्स लास्ट 10 मैचेस में उसने कितने रन बनाए, 610 रन। नाउ नेक्स्ट क्या बोला हुआ हमें, एवरेज ऑफ लास्ट 5 मैचेस भी बताई हुई है। तो कितनी है एवरेज ऑफ लास्ट 5 मैचेस, 74। एवरेज स्कोर ऑफ लास्ट 5 मैचेस इज इक्वल टू कितनी बताई हुई है, 74। तो ये लास्ट 5 मैचेस का एवरेज है। तो टोटल निकाल लेते हैं, टोटल स्कोर ऑफ लास्ट 5 मैचेस, टोटल स्कोर ऑफ लास्ट 5 मैचेस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 74 इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 370 रन। ये आ गया हमारे पास लास्ट 5 मैचेस के रन। नाउ अब हमसे यहाँ पे पूछा हो कि जो फर्स्ट 5 मैचेस हैं उसकी एवरेज निकालनी है हमने। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मैचेस। तो एवरेज निकालने से पहले हमें फर्स्ट 5 मैचेस में कितने रन बनाए हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं टोटल स्कोर इन फर्स्ट 5 मैचेस, टोटल स्कोर इन फर्स्ट 5 मैचेस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल 10 मैचेस हैं तो टोटल मैच हमारे पास आ जाएगा टोटल रन इन 10 मैचेस माइनस टोटल रन इन लास्ट 5 मैचेस। तो टोटल रन इन फर्स्ट 10 मैचेस में कितने हैं, 610, और इसमें से माइनस कर देंगे हम लास्ट 5 मैचेस के रन, तो वो कितने हैं, 370। तो जब हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके जो बचेगा वो हमारे पास आएगा आंसर फर्स्ट 5 मैचेस के रन। तो कितना आ गया, 610 में से माइनस करेंगे 370, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 240 रन। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट 5 मैचेस के रन। अब हमने निकालना है एवरेज, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मैचेस इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 5, 5 on the 5, 5 for the 20, 5 8 the 40, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 48 रन। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 48। तो जो हमारे पास फर्स्ट 5 मैचेस है तो उसका एवरेज कितना आ जाएगा, 48 रन। क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज कॉस्ट ऑफ 7 guavas and 3 bananas is ₹49. Average cost of 3 guavas and 7 bananas is ₹61. What is the cost of 30 guavas and 30 bananas? 7 अमरूद और 3 केले की औसत कीमत 49 रुपये है। 3 अमरूद और 7 केले की औसत कीमत 61 रुपये है। 30 अमरूद और 30 केले की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट दी हुई है 7 guavas एंड 3 बनाना की। तो गुआवा को मैं कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करूंगा और बनाना को कैपिटल बी के साथ। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें, एवरेज कॉस्ट दी हुई है, एवरेज कॉस्ट ऑफ किसकी, 7 guavas एंड 3 bananas कितनी दी हुई है, इज इक्वल टू 49। नाउ हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं 7 guavas एंड 3 banana की। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 7 guava एंड 3 banana इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 49 इंटू में 7 guavas है प्लस 3 bananas, तो 7 प्लस 3 कितने हो गए, 10, और 49 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 490। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज कॉस्ट ऑफ 3 guava एंड 7 bananas। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ 3 guavas एंड 7 bananas। एवरेज कितनी कॉस्ट है, 61 रुपीज़। नाउ टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 guavas एंड 7 banana इज इक्वल टू 61 ब्रैकेट में 3 प्लस 7, 3 guavas एंड 7 banana, 7 प्लस 3 10, और 10 मल्टीप्लाई 61 कितने होते हैं, इज इक्वल टू 610। तो ये आ गई हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 3 guavas एंड 7 banana की। अब ना टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब देखो 10 हमारे पास guavas हो गए और 10 ही हमारे पास बनाना हो गए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 10 guavas एंड 10 bananas इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 490 प्लस 610
इज इक्वल टू 1100 रुपीज़। कितने आ गई? 1100 रुपीज़। ये आ गई हमारे पास किसकी कॉस्ट आ गई? 10 गुआवास की एंड 10 बनानास की। अब हमने क्या फाइंड करना? हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ 30 गुआवास एंड 30 बनाना इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब पहले 10 की कॉस्ट ये है हमारे पास, अब कितनी चाहिए हमें? 30 की, तो मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू में 1100, 3 इंटू में 1100 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3300 रुपीज़। ये आ जाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ 30 गुआवास एंड 30 बनानास की। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3300 रुपीज़। Question number 8. If A can complete a work in 20 days and B can complete the work in 10 days, then in how many days A and B will complete the work? यदि A एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और B उस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो A और B कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है? यहाँ पे हमें बताया हुआ कि जो A है वो एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 20 डेज में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए एक काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा? 20 डेज में। और बी सेम उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा? 10 डेज में। तो हम क्या करें? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जो हमारे पास एलसीएम लेके आएगा वो हमारे पास क्या होगा? टोटल वर्क। तो 20 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना आ गया हमारे पास? 20। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क, और वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट में, तो आ गया हमारे पास 20 यूनिट वर्क। तो यहाँ से हम ए का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? 20 यूनिट वर्क को वो 20 डेज में कर रहा है, तो 20 को डिवाइड कर देंगे 20 के साथ, तो कितना आ गया? 1 यूनिट पर डे। तो ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट। अब बी का निकाल लेते हैं कि बी एक दिन में कितना काम करेगा? 20 यूनिट डिवाइडेड बाय 10 डेज, तो इज इक्वल टू 2 यूनिट पर डे। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट पर डे। नाउ अब ए का 1 डे वर्क लिख लेते हैं यहाँ पे। एज 1 डे वर्क कितना आ गया हमारे पास? 1 यूनिट पर डे। और बी का 1 डे वर्क भी लिख लेते हैं। बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 2 यूनिट पर डे। अब यहाँ पे बोला है कि अगर ए और बी दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो वो 20 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो लिख लेते हैं यहाँ पे टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी टुगेदर to finish 20 यूनिट वर्क। तो ए और बी जब एक साथ मिलके काम करेंगे तो वो 20 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे? ए एंड बी का 1 डे वर्क। ए एंड बी का तो आ गया 1 डे वर्क। अब ए बी जब एक साथ काम करेंगे तो उनका 1 डे वर्क क्या आएगा? तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं यहाँ पे ए एंड बी जब एक साथ काम करेंगे 1 डे वर्क, 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? ए का एक दिन का काम कितना? 1 यूनिट, और बी का कितना है? 2 यूनिट। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? फिर 3 यूनिट पर डे। तो अब यहाँ पे बोला कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो 20 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल वर्क कितना हमारे पास? 20 यूनिट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं? 3 यूनिट पर डे। तो डिवाइडेड बाय 3 यूनिट पर डे। यूनिट से यूनिट कैंसिल, तो ये जो डेज है हमारे पास ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन में है, तो डेज ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना टाइम लेंगे वो दोनों एक साथ 20 यूनिट वर्क को खत्म करने के लिए? 20/3 डेज। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारे पास डी। तो यहाँ पे 20/3 डेज। तो बी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9. A group of men decided to do the work in 4 days, but every day 20 drop out and the work has been completed on the 7th day. How many men were there on the day 1? पुरुषों के एक समूह ने 4 दिनों में काम करने का फैसला किया, लेकिन हर रोज 20 ने काम छोड़ दिया और 7वें दिन काम पूरा हो गया। पहले दिन कितने आदमी थे? तो नाउ यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मेंस नहीं बताए हुए हैं, तो मान लेते हैं
लेट द नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्स। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मैन। और जितने भी आदमी वो सारे कितना काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि वो हर एक आदमी 1 यूनिट काम कर रहा है। ओके, और कितने दिनों में खत्म करेगा, 4 दिनों में। एंड ईच मैन कैन डू 1 यूनिट वर्क, एंड ईच मैन कैन डू 1 यूनिट वर्क। हर एक आदमी कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट वर्क कर रहा है। तो नाउ हमारे पास टोटल वर्क क्या हो जाएगा फिर, नाउ टोटल वर्क इज इक्वल टू कितने दिन में वो काम खत्म कर रहे हैं, 4 दिन में। और एक आदमी कितना काम कर रहा है एक दिन में, 1 यूनिट। तो हमारे पास जो आदमी कितने हमारे पास x, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा 4x। ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। नाउ अब नेक्स्ट में क्या बताया हो कि एवरी डे 20 वर्कर ड्रॉप्ड आउट। तो एवरी डे कितने वर्कर काम को छोड़ रहे हैं, एवरी डे 20 वर्कर ड्रॉप्ड आउट। तो हमने निकालना क्या यहाँ पे कि फर्स्ट डे पे कितने आदमी थे। तो हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट डे पे कितने आदमी थे, कितने लोगों ने एक साथ काम शुरू किया, वो हमने फाइंड करना है। तो हर दिन कितने आदमी काम को छोड़ रहे हैं, 20 आदमी। नाउ अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 4x इज इक्वल टू एक, पहले हमारे पास कितने मैन है, x। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, 20 छोड़ गए काम को, तो क्या आ गया हमारे पास x माइनस 20, मीन्स टोटल में से कितने आदमी छोड़ चुके हैं काम को, 20। 7 दिन तक यही कहानी चलेगी। प्लस अब नेक्स्ट डे फर्स्ट डे आ गया, सेकंड डे, थर्ड डे क्या होगा हमारे पास, कितने आदमी छोड़ चुके होंगे काम, 40, तो माइनस आ जाएगा 40। फोर्थ डे पे क्या आ जाएगा, x माइनस 60। और फिफ्थ डे पे कितना आ जाएगा, x माइनस 80। सिक्स्थ डे पे x माइनस 100। और सेवन्थ डे पे कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 120। ओके ना, अब हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम शुरू करते, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे x निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो मेरे पास टोटल कितने x होंगे, 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7x। अब ये सारे के सारे माइनस क्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, सारे प्लस हो जाएंगे। तो -20 -40 -60 -80 -100 एंड -120, इन सभी को हमने क्या करना है, ऐड। तो ऐड करके आ जाएगा 420, बट जो साइन आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब जो हमारे पास 7x है वो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आ जाएगा 4x माइनस 7x इज इक्वल टू 420। तो 4x में से 7x गए, कितने बचे, 4x में से तो नहीं जाएंगे 7x में से 4x जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 3x। बट ये किसके आएंगे, माइनस के 3x। माइनस के 3x इज इक्वल टू, ये जो 420 हमारे पास ये किस चीज़ का है, माइनस का ही है। तो माइनस के 420, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 4 द 12। तो इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 140। कितना आ गया हमारे पास, 140। तो ना जो फर्स्ट डे पर कितने वर्कर थे या फिर कितने आदमियों ने काम शुरू किया फर्स्ट डे, वो टोटल हमारे पास कितने हैं, 140। तो यही हमने फाइंड करना था, नंबर ऑफ मैन इनिशियली जितने आदमियों ने काम को शुरू किया वो हमने क्या माना, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 140। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 140। क्वेश्चन नंबर 10, Mr. J availed a loan of ₹20,000 at simple interest rate of 9% per annum. Mr. J repaid ₹10,000 at the end of first year and want to close the loan account at the end of second year. How much amount he has to pay as a whole including interest? श्री जे ने 9% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 20,000 रुपये का ऋण लिया। श्री जे ने पहले वर्ष के अंत में 10,000 रुपये चुकाए और 2 साल के अंत में ऋण खाता बंद करना चाहते हैं। उसे ब्याज सहित कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। नाउ यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है वो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपीज़। उसने कितना रुपये लोन लिया था, 20,000। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारे पास, 20,000 रुपीज़।
ओके। नाउ रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और टाइम कितना आ जाएगा 1 ईयर। नाउ अब हम फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 20,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है 9%, तो आ जाएगा 9/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 ईयर, तो यहाँ से 20 के साथ 20 कैंसिल, 200 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ना अब नेक्स्ट केस में क्या दिया हुआ है कि उसने 10,000 रुपये वापिस कर दिए, तो अब उसके पास सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना बच जाएगा 10,000 रुपीज़। तो नाउ ही रीपेड 10,000 रुपीज़ फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपीज़, रेट कितना हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 9% और टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास 1 ईयर। नाउ अब हम सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100। नाउ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल कितना हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 ईयर मल्टीप्लाई रेट कितना है 9%, तो 9/100। अब 20 के साथ 20 कैंसिल, 100 9 900, तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट। अब पूछा है कि अगर उसने वो जो हमारे उसने लोन लिया हुआ है वो सारा बंद करना है, सेकेंड ईयर के एंड तक वो सारा लोन क्लोज करना चाहता है, तो उसे सेकेंड ईयर के एंड में टोटल कितने रुपए देने होंगे। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो सेकेंड ईयर के एंड में उसे कितना रुपए देने होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल अमाउंट टू बी पेड, टोटल अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के एंड में, तो रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना हमारे पास 10,000, तो लिख लेते हैं रिमेनिंग प्रिंसिपल, रिमेनिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर और साथ में प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना हमारे पास 10,000, तो इज इक्वल टू 10,000 प्लस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आया 1,800 रुपीज़ प्लस सेकेंड ईयर के लिए कितना आया 900 रुपीज़। इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल सम कितना आ गया 20, ये आ जाएगा हमारे पास 12,700, 12,700 रुपीज़। तो ये सेकेंड ईयर के एंड में पूरा लोन खत्म करेगा, तो वो कितने रुपए देगा वापस 12,700 रुपये। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 12,700 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11, गीता परचेज 1000 brick for ₹4,500. How many bricks she can purchased for ₹12,150? गीता 4500 रुपये में 1000 ईंटें खरीदती है, वह 12,150 रुपये में कितनी ईंटें खरीद सकती है। तो हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है 1000 ब्रिक का प्राइस बताया हुआ है, तो कितना बताया हुआ है 1000 ब्रिक का प्राइस 4,500, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 1000 ब्रिक्स कितने रुपए में आ रही हैं 4,500 रुपये में। तो यहाँ से हम एक ब्रिक का साइज रेट निकाल लेते हैं, तो 1 ब्रिक कितने रुपए की पड़ेगी हमें एक, तो 1 ब्रिक इज इक्वल टू 4,500 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 4.5 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास 1 ब्रिक का प्राइस। अब हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि 12,150 रुपये में कितनी ब्रिक्स खरीदी जा सकती हैं, तो ब्रिक्स बाय इन रुपीज़, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रिक परचेज्ड इन रुपीज़ कितने आ जाएंगे हमारे पास 12,150, तो 12,150 रुपये में कितनी ब्रिक खरीदी जा सकती है।
तो इसको हम डिवाइड कर देंगे एक ब्रिक के प्राइस से, तो डिवाइडेड बाय 4.5। तो यहाँ पे अब जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 2700 ब्रिक्स। तो 12,150 रुपये में टोटल कितनी ईंटें खरीदी जा सकती हैं? 2700 ईंटें। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2700 ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12, द बस टुक 2 hours टू रीच फ्रॉम x to y, while रिटर्निंग फ्रॉम y to x it took 3 hours. Average speed per hour while going is 19 kilometer and returning is 60 kilometer. What is the distance between x and y? मान लो हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट x है और एक पॉइंट है हमारे पास y। ये आ गया हमारे पास x और ये आ गया हमारे पास y, और x और y का जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, तो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x। कितना मान लिया हमने इस डिस्टेंस को? तो डिस्टेंस आ गया हमारे पास x। जब वो बस x से y जा रही है तो वो 2 hour में इस डिस्टेंस को कवर कर रही है। टाइम कितना ले रही है वो? 2 hour। तो आ गया हमारे पास जब x से y तक वो बस पहुंची, जब y से वो बस वापस x पर आई तो उसने वो डिस्टेंस जो कवर किया वो कितने टाइम में कवर किया? वो उसने कवर किया 3 hours में। कितने आवर में किया? 3 hour में। और जाते वक्त जो उसकी स्पीड थी, एवरेज स्पीड, वो 90 किलोमीटर पर आवर थी और वापस आते समय 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो हमें गिवन दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बताया हुआ है यहाँ पे? हमारे पास स्पीड दी हुई है, स्पीड 1 कितनी दी हुई है? इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड 2 कितनी बताई हुई है हमारे पास? स्पीड 2 है हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारे पास स्पीड 2। नाउ अब हम यहाँ से एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? इज इक्वल टू 2 इंटू में स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। 2 इंटू में स्पीड 1 कितनी है हमारे पास? 90 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई स्पीड 2 60 किलोमीटर पर आवर, डिवाइडेड बाय स्पीड 1 कितनी है हमारे पास? 90 प्लस स्पीड 2 कितनी है हमारे पास? 60 इज इक्वल टू। नाउ इन सभी को हमारे पास फाइनल में कैंसिल आउट करके जो हमारे पास फाइनल स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड आएगी, वो है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी आएगी? 72 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एक्स और वाई का। तो डिस्टेंस हमने क्या माना हुआ है? डिस्टेंस आ गया हमारे पास x किलोमीटर, और जाते हुए टाइम कितना लग रहा है? 2 hour। और स्पीड कितनी है जाते समय? स्पीड है हमारे पास इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, इंप्लाइज दैट डिस्टेंस कितना है हमारे पास? x इज इक्वल टू स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई में टाइम कितना है? 2 hour। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 180 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारे पास x से y तक का डिस्टेंस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 180 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेन A एंड ट्रेन B स्टार्ट एट 10 AM एंड 11 AM फ्रॉम Z cities to Y city with the speed of 100 km per hour and 120 km per hour respectively. At what time and at what distance from Z city both the train meet together? ट्रेन A और ट्रेन B Z शहर से Y शहर के लिए 10 AM और 11 AM क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू होती हैं। जेड शहर से कितने समय और कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन एक साथ मिलती हैं? तो यहाँ पे जो हमें गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या बताया यहाँ पे हमारे पास? ट्रेन ए जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और स्टार्ट कब हुई? वो 10 AM पर। और ट्रेन बी की जो स्पीड है वो कितनी है? 120 किलोमीटर पर आवर। वो ए जो ट्रेन ए है उससे 1 घंटे के बाद चलना शुरू हुई और वो कितने बजे स्टार्ट हुई? 11 बजे। ट्रेन बी जो है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर फास्टर है किस ट्रेन से? ट्रेन ए से। बाय द टाइम ट्रेन बी स्टार्ट, ट्रेन ए जो होगी वो 100 किलोमीटर उससे आगे चल रही होगी और विद स्पीड
विद हाइयर स्पीड, जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड कितनी हाइयर है, 20 किलोमीटर। तो ट्रेन बी विल टेक 5 आवर टू कंप्लीट 100 किलोमीटर। तो ट्रेन बी जो है वो कितना टाइम लेगी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, 5 आवर। और कहाँ मिलेगी वो, ट्रेन ए के साथ वो मिलेगी। तो कितना टाइम ले रही है ट्रेन बी, 5 आवर। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16 आवर एट 16 आवर एंड 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा और टाइम कितना होगा, 16 आवर, जहाँ पर वो वापस जेड सिटी पर आके मिलेंगी। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1600 आवर्स एंड 600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, राजू सोल्ड 100 पेन फॉर ₹450 एट अ लॉस ऑफ 25%। वट इज द परचेज कॉस्ट ऑफ 100 पेन। राजू ने 100 पेन को 25% की हानि पर ₹450 में बेचा। 100 पेन की खरीद लागत क्या है। तो यहाँ हमें क्या बताया हुआ है, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमें पता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, ₹450। ये किसका है, 100 पेन का। लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 25%। फाइंड क्या करना हमने, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है 100 पेन्स का। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हम एक्स। अब जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है इसके ऊपर हो रहा है लॉस, लॉस कितना हो रहा है 25%। तो लिख लेते हैं। और कितने रुपए में बेचा जा रहा है फिर, ₹450 में। तो सेलिंग प्राइस क्या हमारे पास, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस, अब लॉस हो रहा है हमारे पास तो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हमारे पास ₹450, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास एक्स, माइनस लॉस कितना हो रहा है 25%, किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 25/100 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 450 इज इक्वल टू एक्स। इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस 0.25 लिख सकता हूँ, क्योंकि नीचे 100 है तो इसको डेसिमल फॉर्म में ले आता हूँ, 0.25 एक्स। अब यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 450 इज इक्वल टू एक्स इंटू में 1 माइनस 0.25। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 में से 0.25 गया तो कितना बचा 0.75। तो 450 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई में 0.75। ये 0.75 इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं एक और स्टेप यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, इस डेसिमल को यहीं से हटा के नीचे 100 लिख दूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, 0.75 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो 450 डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल टू एक्स। अब जब इस डेसिमल को मैं हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, और ये 100 जाके ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई 100/75। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 3 = 75, 25 4 द 100, 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 5 द 15, 0, 154 द कितने होते हैं 600। तो हमारे पास x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 600। तो ये जो x था वो क्या है हमारे पास कॉस्ट प्राइस माना हुआ है। तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस किसका आ गया 100 पेन्स का। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 100 पेन का, ₹600। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ₹600। क्वेश्चन नंबर 16, ओपन ब्रैकेट 32 डिवाइडेड बाय 4 ओपन ब्रैकेट क्लोज प्लस ओपन ब्रैकेट 40 मल्टीप्लाई 3 ओपन ब्रैकेट क्लोज प्लस ओपन ब्रैकेट 1200 माइनस 800 ओपन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ना इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 ब्रैकेट है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे हमारे पास डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, एडिशन भी है। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का केस आता है तब हम क्या करते हैं, बोर्डमास रूल अप्लाई करते हैं। क्या होता है बोर्डमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है। अब इस ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना है सबसे पहले। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है डिवाइड, तो इस पोर्शन को हम सोल्व कर लेंगे। तो 32 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 8। अब ये ब्रैकेट पोर्शन सोल्व हो गया। अब नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट के ऊपर चलते हैं, प्लस अब इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई, और कोई एडिशनल साइन हमारे पास यहाँ पे है नहीं, तो हम डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 43 = 120 प्लस अब नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करते हैं। अब इस ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास सब्ट्रैक्शन,
तो 1200 में से 800 गया तो कितना बचा 400। नाउ अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करके सम किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 528। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 528। क्वेश्चन नंबर 17, 3 taps A, B and C together can fill an empty cistern in 10 minutes. The tap A alone can fill it in 30 minutes and tap B alone in 40 minutes. How long will the tap C alone take to fill it? 3 नल A, B और C मिलकर एक खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल A अकेला इसे 30 मिनट में और नल B अकेला 40 मिनट में भर सकता है। नल C अकेले इसे भरने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बताया कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय 3 टैप्स A, B, C टुगेदर। जब ये तीनों एक साथ चले होंगे टैप्स, तो ये टंकी को कितने टाइम में भर देंगे 10 मिनट में। तो जब तीनों टैप एक साथ चल रहे हैं तो वो एक टंकी को 10 मिनट में भर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय 3 टैप A, B एंड C इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में वो कितना टंकी का हिस्सा भरेंगे 1/10। वैसे आगे पार्ट ऑफ सिस्टम फिल्ड बाय A अलोन, मीन्स जो A टैप है वो कितने टाइम में उस टंकी को फिल कर रहा है 30 मिनट में। तो 1 मिनट में वो कितना फिल करेगा टंकी को 1/30। और B कितना कर रहा है एक टंकी को फिल 40 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना करेगा वो 1/40। अब हमने निकालना क्या है कि हाउ लॉन्ग विल द टैप सी अलोन टेक टू फिल इट। जो टैप सी है वो अकेला उस टंकी को कितने टाइम में भर पाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी तीनों, जब तीनों टैप एक साथ टंकी को भर रहे हैं A प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस कर देंगे A को और माइनस B। नाउ हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30 माइनस 1/40। अब इन तीनों को हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, 30 और 40 का, ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 120। एलसीएम कितना आ गया 120। अब डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 बंदा 12 प्लस डिवाइड करेंगे 120 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ तो कितना आ जाएगा 4, और 4 बंदा 4, माइनस आ गया यहाँ पे -4, और 43 से कितने होते हैं 120, तो 3 हमारे पास क्या आएगा क्वेश्चन, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आएगा -3 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो 4 + 3 कितने हो गए 7, तो 12 में से 7 गए कितने बच गए 5/120। नाउ कैंसिल आउट करते हैं 5 1 5, 5 2 10, 5 4 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/24। मीन जो टैप सी है वो एक टंकी को भरने में कितना टाइम लेगा 24 मिनट। तो हमसे क्या पूछा हुआ था कि जो टैप सी है वो कितना टाइम लेगा उसको भरने में, तो लिख लेते हैं यहाँ पे टैप सी अलोन टू टेक टू फिल टैंक टैंक इन 24 मिनट्स। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट 24 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन सेल्स अ टेबल फॉर ₹5,400 with the discount of 10% and earn 35% profit, then what is its purchase price? एक आदमी एक टेबल को 10% की छूट पर 5400 रुपये में बेचता है और 35% लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ हमें गिवन क्या दिया हुआ, हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो भी डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया हुआ है इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5,400। और क्या बताया हुआ है प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है 35%। फाइंड क्या करना हमने कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता तो उसमें मान लेते हैं x। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, हमने फाइंड क्या करना है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो कितना है x,
प्लस जो हमारे पास 35% प्रॉफिट होगा वो भी किसके ऊपर होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो हमारे पास आ जाएगा 35% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 5400 रुपीज़ के इक्वल। नाउ अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे आगे, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 35/100 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 54,000 रुपीज़। ना यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में ले आते हैं इसे, तो आ जाएगा x प्लस 0.35 x इज इक्वल टू 5400, इम्प्लाइज एट x यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो x इंटू में 1 प्लस 0.35 इज इक्वल टू 5400। ना यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, x इंटू में 1.35 इज इक्वल टू 5400, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5400 डिवाइडेड बाई 1.35। जब हम इसे यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 4000 रुपीज़। तो हमने x किस चीज़ को माना था, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया, 4000 रुपीज़। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 19, अकबर परचेज 30 फैन फॉर रुपीज़ 10,500, हाउ मनी फैंस ही कैन परचेज फॉर रुपीज़ 17,500। अकबर ने 10,500 रुपये में 30 पंखे खरीदे, 17,500 रुपये में वह कितने पंखे खरीद सकता है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट बताई हुई है 30 फैन की, तो लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 30 फैंस इज इक्वल टू कितनी है, 10,500 रुपीज़। तो यहाँ से हम कॉस्ट निकाल लेते हैं एक फ़ैन की, तो कॉस्ट ऑफ 1 फैन इज इक्वल टू 10,500 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 1 द 3, 3 3 इज द 9, 3 5 इज द 15, तो यहाँ पे आ गया 350 रुपीज़। तो एक फ़ैन की कॉस्ट कितनी आ गई, 350 रुपीज़। तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा हुआ है, हाउ मैनी फैंस, तो लिख लेते हैं फैन परचेज इन रुपीज़ 17,500, तो मतलब कि कितने फ़ैन 17,500 रुपये में खरीदे जा सकते हैं। तो इज इक्वल टू 17,500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ 1 फैन, तो 1 फैन की कॉस्ट कितनी है, 350 रुपीज़। तो 0 से 0 कैंसिल, 35 1 द 35, 35 5 द 175, तो कितना आ गया हमारे पास 50। तो 17,500 रुपीज़ में कितने फ़ैन खरीदे जा सकते हैं, 50 फैंस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 50 फैंस। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर एक्स गोट एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 23,040 as maturity value of his fixed deposit, which earn 7.6% simple interest per annum in 2 years. What is the amount of principal he has received? मिस्टर एक्स की सावधि जमा के परिपक्वता मूल्य के रूप में 23,040 रुपये की राशि मिली, जो 2 वर्षों में प्रति वर्ष 7.6% साधारण ब्याज अर्जित करती है। सिद्धांत की राशि कितनी है उसने निवेश किया, वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो हमें गिवन डाटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है गिवन डाटा में, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना है, 7.6% पर एनम, और क्या बताया हुआ है, टाइम कितना है, टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर, अमाउंट भी हमें पता है, अमाउंट कितना है 23,040 रुपीज़ अमाउंट आ गया हमारे पास, और ये डाटा हमें गिवन दिया हुआ है। अब हमने क्या निकालना है, हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है कि उसने कितना रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो अब देखो, तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। नाउ अब देखो यहाँ पे, अब अमाउंट हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यहीं पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, और प्लस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम प्रिंसिपल को कॉमन निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में रेट मल्टीप्लाई टाइम ओवर 100 प्लस 1। नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं।
अमाउंट कितना हमारे पास 23,040 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है तो प्रिंसिपल को एज इट इज ही रहने देंगे। ब्रैकेट में रेट कितना हमारे पास, रेट हमारे पास 7.6 और टाइम कितना हमारे पास 2 ईयर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1। अब फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस डेसिमल को रिमूव कर दूँ तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 10। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में 23,040 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में और 76 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो यह आ जाएगा 152 ओवर यहाँ से 7.6 का डेसिमल रिमूव किया, नीचे कितना आ जाएगा 10 और पहले से हमारे पास 100 है तो 100 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 1000 और प्लस में 1। अब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 23,040 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में यह आ जाएगा हमारे पास 1152 ओवर 1000। ओके, नाउ हमने निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल इज इक्वल टू जो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में वो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी और जो डिवाइड में वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 23,040 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 1152। इन सभी को कैंसिल आउट करके जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 20,000 रुपीज़। तो ये जो था हमारे पास ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट किया। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट 20,000 रुपीज़।